सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है न मंगल है वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में जारी घमासान की, जहां वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका की ईरान युद्ध में एंट्री के बाद ईरान ने इसराइल पर और कड़े प्रहार शुरू कर दिए हैं, तो वहीं इसराइल भी उसके अहम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। दोनों तरफ बेहिसाब तबाही है, लेकिन इस बीच नजर इस बात पर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब क्या करेंगे। चर्चा है कि अमेरिकी बॉम्बर ने निशाना तो बनाया पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा। अगर हमला इतना ताकतवर था तो ईरान का यूरेनियम कहां गया, आज इस गुत्थी पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस जंग में पुतिन क्या रोल निभाने वाले हैं। ईरान ने रूस से मदद मांगी है, रूस ने एक तरह से अमेरिका को मैसेज भी दे दिया है, तो अब युद्ध यहां से किस दिशा में जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान और इजराइल के वार पलटवार से। माना जा रहा था कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके उलट ईरान ने अपनी ताकतवर मिसाइलों से इजराइल के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाने में नाकाम रहा, पर इजराइल ने भी इसी तरह जवाब दिया है। ईरान के कई एयरबेस, सैन्य और कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया। देखिए रिपोर्ट। वार है तो पलटवार है, हर हमले का जबरदस्त जवाब है। कहीं इसराइल के लड़ाकू विमान बर्बादी की दास्तान लिख रहे हैं, तो कहीं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तबाही का नया मंजर दिखा रही है। सोमवार की सुबह ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस ऑफ ट्रुथ के तहत 21वें हमले की शुरुआत की और उत्तर से दक्षिण तक सैन्य ठिकानों और पावर स्टेशंस को निशाना बनाया गया। खास तौर पर निशाना हाइफा और तेल अवीव पर रहा। ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन का हमला कितना जबरदस्त था, इसे तस्वीरों से समझा जा सकता है, ऐसी तबाही से समझा जा सकता है। ईरान की खैबर शेकन कद्र और फतेह 1 मिसाइल अपने निशाने तक पहुंची, यानी इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक पाने में नाकाम रहा। इस हमले के बाद दक्षिणी इसराइल के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। इस वक्त देख सकते हैं मैं एशडोड में मौजूद हूँ। एशडोड का ये वही इलाका है जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले इसराइल के अंदर ईरान की बड़ी मिसाइल ने हिट किया है। एशडोड एक ऐसा पावर सेंटर है जहाँ पर इस मिसाइल ने हिट किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका जो नुकसान है बहुत ज्यादा है। इसकी इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, जिस तरह से धमाका हुआ, एक बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है, जिसमें जो पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब अब रेस्टोरेशन कर रहे हैं। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है पोर्ट सिटी है जहाँ पर बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, जहाँ पर बहुत सारे पावर कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज काम करती हैं, तो उनको निशाना जानबूझकर ईरान की तरफ से अब बनाया जा रहा है। प्रभावित हुई है बड़ी मिसाइल हिट में और यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो इस पूरे एरिया को सैनिटाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ मिसाइल पार्ट्स अभी भी अनएक्सप्लोडेड रह गए हैं इस पूरे एशडोड के इलाके में। ये हाईवे के किनारे का एक केंद्र है जहां पर इस तरह का बड़ा हमला हुआ है। ऐसी ही तमाम तस्वीरें आज तक पर मैं लेकर आती रहूंगी आपके लिए इस युद्ध क्षेत्र से, जहां पर लगातार मिसाइलें और बम बरस रहे हैं। ईरान के ऐसे ताबड़तोड़ हमले के बाद इसराइल में अफरा तफरी है। लगातार सायरन बजे, मोबाइल फोन पर अलर्ट आया, लोग किसी सुरक्षित जगह पर जमा हो गए। ईरान की तरफ से इजराइल पर आने वाले हमलों का एक भयावह मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त यहाँ इजराइल के इस दक्षिणी इलाके से, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और इनकी हालत आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की तबाही यहाँ पर ईरान की मिसाइलों ने मचाई है। हर घर यहाँ टूट चुका है, घर का हर कोना जिसे लोगों ने, जो लोग रह रहे थे अपने सामने, इन्हें ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है, पूरी तरह से ये बर्बाद हो गया। और तमाम घर हैं इस पूरे लोकेशन पर जिन्हें यहाँ पर टारगेट करके मिसाइल गिराई गई ईरान की तरफ से। आप देखिए लोग परेशान हैं, यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, इन लोगों को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, इन्हें होटल्स में शिफ्ट किया गया है।
और यहाँ पर इसी तरह के हमले लगातार पिछले 2 दिनों से तेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल के अंदर। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन घरों को देख रहे हैं, क्योंकि ये इनके अपने घर थे। ये यहाँ से अब होटल की तरफ चले गए हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से साफ दिख रहा है किस तरह का नज़ारा है, कैसे यहाँ पर घर का एक एक कोना टूट चुका है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जा रही है, जो ईरान की तरफ से आ रही हैं, बहुत ताकतवर मिसाइलें अब ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और ये 2 दिन पहले तक जो हमले थे उससे कहीं ज़्यादा भयावह और भीषण हमले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल के अंदर ये तबाही दिखाई दे रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के भीतर, और लोगों की मदद हालांकि की जा रही है। आप देखिए यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो रेस्टोरेशन के लिए आई हुई टीम्स की गाड़ियाँ हैं। वो लोग यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। और हर जगह अभी जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, वो इलाका हो या फिर एशडोड का इलाका हो, तेल अवीव का इलाका हो, हाइफा का इलाका हो, हर तरफ इसी तरह का मंजर है, इसी तरह की तबाही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया। उधर इसराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। तेहरान पर अब तक के सबसे जबरदस्त हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े बासिज फोर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इसमें सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने का दावा है। इसराइल ने रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक ईरान के 6 एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए ताकि ईरान के पलटवार करने की क्षमता को खत्म किया जा सके। इसराइल का दावा है कि तबरेज मैदान, डुपोल, शाहिद बखारी, महराबाद और मशहद में खड़े ईरान के 15 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। ईरान के 6 एयरबेस पर तबाही मचाने के साथ साथ इसराइल ने ईरान के 9 मिलिट्री स्टेशन, मिसाइल कमांड सेंटर, लॉन्चर और मिसाइल फैक्ट्रीज पर हमले किए। इसराइल ने खास तौर पर तेहरान की एविन जेल के मेन गेट को निशाना बनाया। ये ऐसी जेल है जिसे राजनीतिक दमन का प्रतीक माना जाता है। इसराइल ने ध्यान रखा कि कैदियों को कोई नुकसान न पहुंचे और ये मैसेज भी जाए कि वो ईरानी सत्ता के खिलाफ लोगों के साथ खड़ा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के फिलिस्तीनी स्क्वायर में लगी इसराइल डिस्ट्रक्शन यानी इसराइल के विनाश की घड़ी पर भी वार किया। इस डिजिटल घड़ी को अप्रैल 2021 में ईरानी अधिकारियों ने लगाया था और इसमें 2040 तक इसराइल के खत्म होने का काउंटडाउन लगा था। ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं, मगर इसराइल सटीक तरीके से ईरान की ताकत खत्म करने में जुटा है। इससे पहले इसराइल ने ईरान के उसी फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जहां अमेरिका ने बस्टर बम बरसाए थे। इस हमले का मकसद न्यूक्लियर साइट तक पहुंचने वाले रास्ते को बंद करना था। जमीन से 2000 किलोमीटर का सफर तय करके इसराइल के विमान हमला कर रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। इस दौरान ईंधन भरना जरूरी है, लेकिन विमानों में हवा में ही ईंधन भरा जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद आईडीएफ के विमान 600 बार से ज्यादा ये काम कर चुके हैं। ईरान की मिसाइल्स दमदार हैं, जो इसराइल में तबाही मचा रही हैं, मगर इसराइल के हमले को रोकने के लिए जरूरी ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगभग ध्वस्त हो चुका है और इसलिए ईरान भारी तबाही झेल रहा है। इसराइल के वॉर जोन से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस जंग में ईरान तबाही झेल रहा है, लेकिन जमकर जवाब दे रहा है। अमेरिकी हमले के बाद उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने बड़ा हमला किया, तो पर चर्चा तो है कि इससे ईरान को नुकसान नहीं हुआ है। यह अमेरिका के लिए झटका है, लेकिन अमेरिका के लिए इससे भी बड़ी टेंशन है। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस में पुतिन से मुलाकात की है, उनसे मदद मांगी है। अगर रूस खुलकर ईरान के साथ आ जाता है तो इस जंग की दिशा बदल जाएगी। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार अमेरिका के बॉम्बर चले और ईरान के परमाणु ठिकाने बंकर बस्टर बम से दहल गए। फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों का क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन क्या ईरान की जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री से युद्ध की दिशा बदलने वाली है? क्या अमेरिका की ताकत और प्रहार से डरकर ईरान सरेंडर करने वाला है?
फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं। पलटवार करते हुए ईरान ने जिस तरह इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, साफ है कि वो पीछे नहीं हटने वाला। इतना ही नहीं, हमले के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने ताल ठोककर कहा है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर अमेरिकी हमले का कोई असर नहीं पड़ा है। मुमकिन है ईरान ने बड़ी चालाकी से अपने परमाणु ठिकानों को बचा लिया हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी चीफ राफेल ग्रोसी कहते हैं कि इलाके में कोई रेडिएशन फैला नहीं और संयुक्त राष्ट्र संघ के एडीजी मिरोस्लाव जेंका मान रहे हैं कि ईरान ने हमले से पहले ही संवर्धित यूरेनियम हटा लिया था। अमेरिका की तरफ से कि एक बहुत बड़ा हमला था ईरान के अंदर। ये जो 3 अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स थी, नतांज का इलाका था, फोर्डो के बारे में कहा जा रहा था कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन जो ईरान की तरफ से बात आ रही है उससे ऐसा लगता है, और जिस तरह से IAEA के जो प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ से जाने के लिए अब कहा जा रहा है, इसका मतलब वहाँ से कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ है, ऐसा ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि उसने पहले ही अपने यूरेनियम एनरिचमेंट्स को वहाँ से हटा लिया था, क्योंकि उसे अंदेशा था इस तरह का एक अटैक हो सकता है उसके इन न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी। तो अब ये कहना वाकई में बहुत ही मुश्किल है कि क्या वाकई में जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के अंदर, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और क्या उनके अंदर जो न्यूक्लियर से रिलेटेड मटेरियल था, यूरेनियम था, वो सब कुछ पहले से वहां से हटाया गया था, या B-2 बॉम्बर्स उतना नीचे उसे भेद पाए या नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं। अगर ऐसा है तो यह अमेरिका के लिए टेंशन की बात है, मगर उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि ईरान ने न सिर्फ खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का ऐलान किया है, बल्कि मदद के लिए रूस की तरफ हाथ बढ़ा दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची मॉस्को की यात्रा पर पहुंचे, पुतिन से मिले। क्या रणनीति बनी ये तो साफ नहीं, मगर रूस ने संकेत दे दिया है कि अमेरिकी हमले के बाद खुलकर ईरान के साथ आ सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी संदेश दे दिया कि जंग का दायरा बड़ा हो सकता है। حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران تهاجم جدیدی که صورت گرفته، طبیعی هست که بحث‌های ما الان جدی‌تر خواهد بود و ابعاد گسترده‌تری در بر می‌گیره. این یک حمله و تجاوزی هست که قطعاً باید محکوم بشه. ما از موضع روسیه که امروز با شدیدترین نوع ممکن این تهاجم رو محکوم کردن قدردان هستیم و امیدوار هستیم که با گام‌های عملی همراه بشه در شورای امنیت و در حوزه‌های دیگه. به هر حال بحث‌های جدی و مهمی رو فردا خواهیم داشت و مطمئن هستم که در جهت منافع باشه. असल में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी है। अरागची पुतिन को खामेनेई का एक लेटर देने वाले हैं, जिसमें पुतिन से समर्थन मांगा गया है। यूक्रेन से जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस को ड्रोन, मिसाइल और हथियारों से मदद की थी। अब बड़ा सवाल है कि रूस इस युद्ध में क्या भूमिका निभाने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका का हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के बजाय उसे तेज करेगा। अमेरिका को चेताते हुए कहा है कि अब कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने को तैयार है। तो क्या रूस ईरान को सीधे परमाणु हथियार सौंपने वाला है? जानकार मान रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि ये विश्व युद्ध को न्योता होगा। हाँ, लेकिन अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस ने कदम उठा लिया है। खबर है कि रूस के प्रशांत बेड़े ने कामचटका तट पर बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। इन अभ्यासों में 40 से अधिक जहाज, 30 विमान और 5000 सैनिक शामिल हैं, जिनका नेतृत्व एडमिरल विक्टर लीना कर रहे हैं। ये अभ्यास रूस के प्रशांत क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को बढ़ाने का संकेत है, जो बता रहा है कि जंग अगर तुरंत नहीं रुकी तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ट्रंप की दूसरी चिंता यह है कि अमेरिकी हमले का विरोध खुद अमेरिका में ही शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोग ईरान पर अमेरिकी हमले के विरोध में सड़क पर उतरे। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी नाराजगी है। एथेंस में लोगों ने ईरान पर हुए हमले के विरोध में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यानी जंग के खिलाफ जो जनमत बन रहा है, उसे ट्रंप देर तक नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। खतरा इस बात का भी है कि ईरान के समर्थन में गोलबंदी शुरू हो चुकी है। यमन के हूती से लेकर हिजबुल्लाह तक ने अमेरिका के खिलाफ
युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप क्या फैसला करते हैं ये देखना होगा। फिलहाल अमेरिका की एंट्री के बाद ये जंग और भड़कती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे एशिया की टेंशन बढ़ सकती है। ईरान ने कहा कि तेल सप्लाई के समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। चिंता है कि इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। जी हां, ईरान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो रोज 33 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। कच्चे तेल के ग्लोबल कारोबार का 24% और नेचुरल गैस के कारोबार का 20% से अधिक इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है, और इसमें से 84% क्रूड और 83% गैस एशियन देशों में जाता है, जिसमें चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश 69% तेल ले लेते हैं। दूसरा यह कि ईरान के अलावा इराक, सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, इन देशों से होने वाला कारोबार भी इसी रास्ते से होता है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 54% नेचुरल गैस का आयात करता है, ऐसे में ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उसका असर पड़ेगा। हालांकि भारत के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि भारत को फिलहाल कच्चे तेल सप्लाई के लिए अन्य स्रोत हैं, जिसमें एक तो खाड़ी देशों का स्रोत है, इसमें दूसरा रास्ता स्वेज नहर और कैप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर पहुंचता है, और तीसरा रास्ता प्रशांत महासागर के रास्ते है। यानी भारत में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए स्रोत खुले रहेंगे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने शुभम सिंह आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। नमस्कार।